हम सभी एक बार और संकल्प लें कि हम सभी को इस बार सफल होना ही है, अपने मेहनत के बल पे, अपने निष्ठा के बल पे और अपनी त्याग और अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रह के। हेलो दोस्तों, मैं राधा कुमारी आप सभी को अनु जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम मौलिक अधिकार पार्ट 2 देखेंगे, ठीक है, क्योंकि मौलिक अधिकार पार्ट 1 हम देख चुके हैं। अब मौलिक अधिकार एक ऐसा, हम कल भी बता दिए थे कि एक ऐसा अधिकार है, यह छोटा चैप्टर नहीं है, इसको पढ़िए तो अच्छा से पढ़िए, क्योंकि मौलिक अधिकार एक बहुत बड़ा चैप्टर है और उसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तो आज हम मौलिक अधिकार पार्ट 2 पढ़ेंगे। देखिए, मौलिक अधिकार के बारे में हमने कल पढ़ चुका था कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यह भाग 3 में वर्णन है। इसमें 12 से 35 तक ले अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है। इसमें टोटल 24 अनुच्छेद है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको जीवन जीने के लिए जो व्यक्तियों को प्रदत्त अधिकार है उसी को मौलिक अधिकार कहते हैं। और इसके बारे में एक बात आप जान जाइए, कल हम नहीं बता पाए थे कि जब मौलिक अधिकार सबसे पहले कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में, कराची अधिवेशन कांग्रेस की अध्यक्षता जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कर रहे थे, तो उस समय इसमें पहली बार मौलिक अधिकार की मांग की गई थी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कराची अधिवेशन में। एक और बात, मौलिक अधिकार हम लोग जानते हैं कि व्यक्तियों को प्राप्त अधिकार मौलिक अधिकार है, यह संविधान के तहत मिलता है। तो इसको अगर कोई निलंबित करेगा, निलंबित का मतलब होता है कि कुछ समय के लिए रोक देना, तो निलंबित अगर कोई करेगा तो याद रखिएगा भारत के राष्ट्रपति। आप पढ़िएगा कि अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी जो अनुच्छेद है वह आपातकाल के दौरान क्या होती है, निलंबित हो जाती है, ठीक है। और फिर जो देश में आपातकाल लागू हो तो 20 और 21 को छोड़कर, ठीक है। तो यही यहाँ पे आ रहा है कि अगर कोई निलंबित करेगा तो वह भारत के राष्ट्रपति करेगा, यानी सस्पेंस करेगा, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों होता है कि इस पे इसकी रक्षा कौन करेगा, तो इस पे रक्षा कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। यानी अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो ये हम कल भी पढ़े थे कि वह वाद योग है, यानी आप इस वाद विवाद कर सकते हैं कि यह मेरा मौलिक अधिकार है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यह वाद योग है, साथ में यह न्याय योग है, यानी इस पे आपको न्याय अवश्य मिलेगा। तो इसमें अगर कोई निलंबित कहे तो भारत के राष्ट्रपति करेगा, अगर इस पे रक्षा कहे तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट करेगा, जो कि आप पढ़िएगा कि अनुच्छेद 32 के तहत जो होती है सुप्रीम कोर्ट करती है, और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट करती है। यही मौलिक अधिकार की रक्षा। उसके अलावा अगर इस पर प्रतिबंधित किया जाए, अगर संशोधन किया जाए, यानी इसको घटा बढ़ा सकता है, इसमें कुछ चीज जोड़ सकता है, तो वह कौन जोड़ सकता है, ये जोड़ेगा आपका कौन, संसद जोड़ेगा। लेकिन आप याद रखिएगा कि केशवानंद भारती बनाम जो राज आया था, उसने संविधान का मूल ढांचा दिया था। संविधान के मूल ढांचा में कहा गया था कि जो हमारा दिया गया है आप नहीं हटा सकते हैं, लेकिन आप उसमें संशोधन कर सकते हैं। तो वही संशोधन कौन करेगा मौलिक अधिकार के लिए भी, तो वो भी संसद करेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार को संविधान का रीढ़ कहा जाता है, ठीक है। रीढ़ यानी मान लीजिए कि संविधान का रीढ़ है, जैसे कि हमने प्रस्तावना को आत्मा कहा था, कुंजी कहा था, ठीक है, दर्पण कहा था, उसी तरह इसको अब हम समझते हैं। कल हमने अनुच्छेद 12 से लेकर 15 तक देखा था कि अब 15 में जो 5 पार्ट थे उसको भी देख लिया था, ठीक है। और दोस्त, अगर आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज इसको शेयर भी करिएगा, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा आता है अनुच्छेद 16, ठीक है। अनुच्छेद 16 क्या कहता है, हम लोग पढ़ते हैं कि लोक नियोजन में समानता का अधिकार। यानी लोक नियोजन का मतलब यानी लोगों के लिए जो नियोजन आती है, यानी लोगों के लिए जो सरकारी पद होती है उसमें सभी को समान अवसर मिलेगा, ठीक है। तो यही कहता है कि अनुच्छेद 16 कि राज्य के अधीन किसी भी पद है, चाहे कोई भी नियोजन है या किसी प्रकार की नियुक्ति है, उसमें सभी को समान अवसर प्राप्त होगी। यानी सब लोग उसमें, अगर कोई भी वैकेंसी आ रहा है तो सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। ये कौन कहता है, अनुच्छेद 16। इसको देखिए, जैसे हमने पढ़ा था कि अनुच्छेद 15 का 6 पाठ हो चुके थे, उसी तरह का अनुच्छेद 16 में भी 6 पाठ हो चुके हैं। तो पहला कहता है यही कि राज्य के अधीन किसी भी पद,
ठीक है, नियोजन में सभी को समान अधिकार मिलेगा। अनुच्छेद वही 16 के 2 कहता है कि राज्य के अधीन किसी भी नियोजन में 7 आधारों पर विभेद नहीं किया जाएगा। जो हमने कल पढ़ा था कि 5 आधारों पर क्या होगा, जो अनुच्छेद 15 था उसमें विभेद नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ पर अनुच्छेद 16 में 7 आधार दिए गए। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट देख 7 आधार कौन कौन सा है आपको याद रखना पड़ेगा। एक तो हमारा सबसे पहले धर्म तो है ही, धर्म है, मूलवंश है, जाति है, लिंग है, जन्म स्थान है, ये 5 है। और साथ में इसमें लगा देता है दोस्तों निवास, साथ में इसमें क्या लगा देता है, एक तो आपका निवास और साथ में उद्भव यानी जहां से आपकी जन्म हुआ है, यानी जहां से आपकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो ये 7 आधार पर किसी को भी विभेद नहीं किया जाएगा लोक नियोजन में। ठीक है, लेकिन आप पढ़िएगा कि ये जो निवास है ना, निवास के संबंध में आप पढ़िएगा कि निवास जो होती है ना, क्या कहा जाता है कि पहले होता था कि किसी भी अगर लोग हैं कि निवास के आधार पर उसको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो आप पढ़िएगा जैसे पूर्वोत्तर क्षेत्र, तो वह पहाड़ी क्षेत्र है, तो पहाड़ी क्षेत्रों को सुविधाएं बहुत कम मिलती है। तो यही कहता है कि आप निवास के स्थान पर भी किसी को भी भेद नहीं कर सकते लोक नियोजन में। ठीक है, आप उसके लिए अलग कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो 7 आधारों पर राज्य के अधीन किसी भी नियोजन में लोगों को समान अवसर मिलेगा। यह 16 का 2 कहता है। 16 के 3 कहता है कि अगर राज्य चाहे, देखिए 16 के 2 7 आधार पर समान अवसर, लेकिन 16 का 3 कह रहा है कि अगर राज्य चाहे तो वह निवास के आधार पर विभेद कर सकती है, लेकिन परंतु वह कानून बनाकर कह रहा है कि राज्य चाहे तो उसको निवास के आधार पर विभेद करेगी, लेकिन उसके लिए कानून बनेगा, उसके लिए अधिनियम बनेगा और उसको विशेष तरह के कहने का अपन निवास के आधार पर विभेद का मतलब अभी हमने पूर्वोत्तर राज्य का बता दिया कि आप वहाँ के लिए आप देखिएगा कि कोई भी चीज आता है तो उसके लिए 90% रहता है, भारतीय के लिए 10% रहता है। तो वही कह रहा है कि आप करिए, 16 के 3 कह रहा है कि आप करिए, लेकिन उसके लिए आप एक कानून बनाइए, संसद इस पर कानून बनाएगी। अगर आप राज्य विभेद कर रहा है तो आप विभेद करते हैं तो संसद उस पर कानून बनाएगी, तभी जाके वह मान्य होगा। ठीक है, तभी जाके वह मान्य होगा अगर इस पे विभेद हो रहा है तो। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखिएगा। देखिए इसके लिए आप पढ़िएगा कि 98वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, तो इसमें कहा गया था एक 371 के जेब जोड़ा गया, 371 के जे अनुच्छेद जोड़ा गया, जिसमें कहा गया, जो हम अभी बात कर रहे हैं कि क्या करेगा कि अगर निवास के आधार पर आप विभेद कर रहे हैं तो संसद इस पर कानून बनाएगी। तो इसी में कहा गया 98वां संविधान संशोधन में 371 के जे जोड़कर कर्नाटक राज्य में वहां के राज्यपाल, देखिए कर्नाटक के क्षेत्र में आप देखिएगा कुछ विदर्भ का क्षेत्र आता है तो वो अलग क्षेत्र पड़ता है। ठीक है, आप पिछले बार भी पढ़े होंगे कि विदर्भ क्षेत्र अलग राज्य की मांग भी कर रहा है। तो वही बात है कि कर्नाटक राज्यपाल को वहां विशेष अधिकार दिया गया कि आप उसके लिए उन लोगों के लिए विशेष प्रावधान कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा क्या होगा, अनुच्छेद 16 के 3। अनुच्छेद 16 के 4 कहता है कि आरक्षण का यानी आरक्षण राज्य को अगर उस पे किसी प्रकार की आपत्ति प्रतीत होती है, कह रहा है कि आरक्षण जो होती है 16 के 4 में है, सरकार आरक्षण की व्यवस्था करेगी। मतलब अगर सरकार को लगता है कि किसी को आरक्षण देना जरूरी है तो सरकार उसके लिए व्यवस्था करेगी कि आरक्षण चाहिए। ठीक है, लोगों को आरक्षण की आवश्यकता है। देखिए एक क्वेश्चन भी आता है कि आरक्षण देना सही है कि नहीं, देखिए वो तो अलग बात है, लेकिन आरक्षण अगर दिया भी जाता है तो समझिए कि समाज में ना जो हम लोग पढ़ते हैं कि विविधता वाला देश है हमारा, तो निम्न वर्ग के लोगों को ना उच्च वर्ग के लोगों के साथ लाने के लिए ही आरक्षण दिया जाता है। ऐसी बात नहीं है कि आरक्षण उन लोग को दे दिया जाएगा, सामान्य वर्ग को आरक्षण नहीं दिया जाएगा, ऐसे नहीं है, उनको उस वर्ग में लाने के लिए ही आरक्षण दिया जाता है। तो ये 16 के 4 कहता है कि अगर आरक्षण राज्य को लगता है तो वह क्या करेगा, राज्य सरकार इस पर व्यक्त करके
एक आयोग बनाएगा, जैसे कि आप पढ़े होंगे एक पिछड़ा वर्ग आयोग अनुच्छेद 340 में इसका वर्णन किया गया कि अनुच्छेद 340 ये क्या हुआ था कि आप यह देखिए कि पिछड़ा वर्ग आयोग जब काका का लेकर, जबकि आवश्यकता पड़ी आरक्षण की बात, तो एक काका का लेकर आयोग का गठन हुआ था 1953 में। इन्हीं ने पहली बार पिछड़ा वर्ग के लिए क्या किए, पिछड़ा वर्ग के लिए एक अनुच्छेद जोड़े और एक आयोग का गठन किया, जिसके तहत सरकार चाहेगी नहीं कि एक आयोग बनाकर किसी को आरक्षण की जरूरत है तो आरक्षण देगा। यह क्या कहता है, 16 के 4 कहता है, जैसे कि हमने 15 का 4 पढ़ा था कि शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण, यानी कोई भी शैक्षणिक संस्थान में मतलब विश्वविद्यालय है तो अगर उसमें आपको एडमिशन लेना है तो आप उसके लिए आरक्षण लीजिएगा। तो वही कहता है 15 के 4 और 16 के 4 कहता है अगर व्यक्ति को आरक्षण की व्यवस्था कर रहा है तो सरकार उसके लिए एक आयोग बनाएगा और उसके लिए उस व्यवस्था को क्या करेगा, सुदृढ़ करेगा। ठीक है, देखिए इसके बाद हमने काका का लेकर 1953 देख लिया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, आप याद रखिएगा काका का लेकर जो है आरक्षण से ही संबंधित है। इसके अलावा क्या हुआ था कि 1978 ईस्वी में बीपी मंडल, मोस्ट इंपोर्टेंट, जब मोरारजी देसाई की सरकार थी ना 1977 में, मोरारजी देसाई की पहली गैर कांग्रेसी सरकार बना तो उन्हीं की अध्यक्षता में पहली बार बीपी मंडल के द्वारा 1978 में ये आरक्षण से संबंधित उस समय में बात आया। तो इन्हीं की अध्यक्षता में क्या हुआ कि ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की बात कही गई। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि ये तो 1978 में इनकी सरकार गिर गई, इसका रिपोर्ट आया 1980 में। ठीक है, 1980 ईस्वी में इसका रिपोर्ट आया बीपी मंडल का। तो बीपी मंडल जी जब हट गए तो उस समय क्या हुआ, बीपी मंडल जी जब अपना रिपोर्ट दिए तो उस समय इंदिरा गांधी का सरकार आ गया था तो इस पर उतना फोकस नहीं किया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इसी आरक्षण 16/4 को लेकर बाद में इंदिरा गांधी और उसके बाद उनके पुत्र आए। उनके पुत्र के आने के बाद आप देखिएगा कि एक विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार आई, जब वो प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने ये आरक्षण पर बात कहा कि नहीं, इस आरक्षण को ओबीसी के लिए 27% जो कैटेगरी वाइज हम लोग पढ़ते हैं कि ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की बात कही गई है। यही आपका 16 के 4 कहता है। ठीक है, 16 के 4 में ही आरक्षण की मतलब 16 के 4 में आरक्षण की व्यवस्था है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें आप पढ़िएगा कि एससी के लिए हमारे देश में 15% है। ठीक है, और एसटी के लिए 7.5% है, वहीं ओबीसी के लिए 27% आरक्षण है। अब आगे चलकर अभी ईडब्ल्यूएस के सामान्य वर्ग के लोगों के लिए भी 10% आरक्षण की बात कही जा चुकी है, इसको हम आगे देखेंगे। फिर उसके बाद आता है 16 के 5। ठीक है, तो 16 के 5 याद रखने वाली बात यह है कि देखिए, नहीं इसमें एक और बात याद रखिएगा कि जो हमें पढ़ रहे थे कि आरक्षण वाला हमने 2 आदमी का जिक्र किया, एक तो काका का लेकर 53 में, ये जवाहरलाल नेहरू के समय, बीपी मंडल मोरारजी देसाई। एक और इसमें आता है आरक्षण से संबंधित इंदिरा साहनी केस, मोस्ट इंपोर्टेंट, आज तक के इतिहास में ना सबसे इंपोर्टेंट है इंदिरा साहनी केस। इंदिरा साहनी केस में क्या हुआ था कि यह 16 नवंबर 1992 ईस्वी में आया। इसमें कहा गया कि अगर ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाता है तो इंदिरा साहनी ने इस आरक्षण के लेकर विवाद उठा था। इसमें देखिए एक और बात आता है कि जब इंदिरा साहनी का केस आया तो इसने कहा कि आप किसी लोक नियोजन अगर आप निकल रहे हैं पद तो आप 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दे सकते हैं, यानी 50% से ज्यादा आप आरक्षण नहीं दे सकते हैं। आप 50% पे ही आरक्षण रखिए, 50% सामान्य वर्गों के लिए रखिए। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने कहा कि आप अगर किसी प्रकार का प्रमोशन हो रहा है तो आप वहां पर आरक्षण की व्यवस्था करके किसी को प्रमोट नहीं करिएगा। ठीक है, यानी प्रमोशन करना है, अगर आप एसी हैं तो आप कहोगे एसी है तो उसको जल्दी प्रमोशन कर दो, ऐसा नहीं है। ये इंदिरा साहनी केस ने कहा। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जैसे कि जनरल लोगों के लिए 50% हमने देख लिया। एक विवादित चीज है कि देखिए जो हमने पढ़ा था कि आप अनुसूची 9 पढ़िएगा, उसमें जो अनुसूची 9 में तमिलनाडु से संबंधित एक केस का वर्णन किया गया है। इसमें ये भी केस है कि तमिलनाडु जो राज्य है वहां पे 69% यानी 50% इंदिरा साहनी कह रहा है कि किसी भी क्षेत्र में नहीं दिया जाएगा आरक्षण, लेकिन वही इंदिरा साहनी का पलटवार यानी एक क्या है हमारा
तमिलनाडु राज्य है, वहां पे 69% आरक्षण है, वहां पे लोगों को 69% आरक्षण दिया गया है। और इसको क्या किया गया कि 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। देखिए 9वीं अनुसूची एक ऐसा अनुसूची है ना जिसमें किसी प्रकार का न्यायिक कार्रवाई नहीं किया जा सकता है। 9वीं अनुसूची में 284 विषय दिए गए उसमें, लेकिन अब पढ़िए कि केशवानंद भारती बनाम केरला जब आया, मूल ढांचा उसने दिया, तो वह कहा कि आप 1973 के पहले अगर कोई 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया है तो आप उसको न्यायिक चुनौती नहीं दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद अगर कोई चीज आया है तो आप उसको न्यायिक चुनौती दे सकते हैं। लेकिन ये पहले से ही है, लेकिन इस पे विवाद चलता ही रहता है। खैर अब आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा 16 के 4 से देखिए जो केस होता है ना मोस्ट पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। यूपीएससी का भी एग्जाम हुआ था तो ये केस रटा जाता था सब किसी के। आप अगर रिलेट करके पढ़ते हैं ना तो आपको साथ में केस भी याद हो जाएगा, क्या बात है वो भी याद हो जाएगा। पढ़िए तो खूब पढ़िए, ठीक है। उसके बाद अगला है हमारा 16 के 5 कहता है किसी भी धार्मिक एवं किसी भी सांप्रदायिक संस्थानों में, कोई भी धार्मिक संस्थानों है तो वहां पे देखते होंगे आप कि हिंदू मंदिर है तो वहां पे हिंदू लोग ही रहते हैं, ठीक है। मुस्लिम है तो वहां पे मुस्लिम लोग ही, जैसे कि वहां में मौलवी लोग ही रहते हैं। तो वही कहता है 16 के 5 कि अगर धार्मिक संस्थानों है तो वहां पे एक विशेष आरक्षण सीट दिया गया है, यही लोक नियोजन। जैसे कि मान लीजिए कि आपका मदरसा के स्कूल चल रहा है तो उसमें आप हिंदू लोग तो नहीं ना चल जाएंगे, तो वही कहता है कि वो अगर मदरसा है तो उसमें मुस्लिम ही लोग जाएंगे, तो ये 16 के 5 कहता है। और 16 के 6 क्या कहता है, देखिए 16 के 6 अभी हाल ही में जब 103वां संशोधन हुआ जो हम लोग 15 के 6 पढ़ रहे थे, वही ये जोड़ा गया, ये भी जोड़ा गया। इसमें कहा गया, देखिए 16 के 4 में भी संशोधन किया गया, क्योंकि इसमें भी तो संशोधन किया ही जाएगा। 16 के 4 जो हमने काका कालेकर, इंदिरा साहनी, बीपी मंडल पढ़े, इसमें भी समान वर्गों को जोड़ा गया। 16 जब 103वां संविधान संशोधन ईडब्ल्यूएस के लिए आया, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जिसको हम लोग कहते हैं, यानी समान वर्गों के लिए 10% आरक्षण जब हमारा आया, तो इसमें देखिएगा आप कि ये जो हमारा बात कहता है 16 के 4 में भी, या साथ में एक 16 के 6 भी जोड़ा गया, इसमें 10% आरक्षण वाला बात इसमें जोड़ा गया, ठीक है। तो आप आशा करती हूँ 16 क्लियर हो गया होगा। और उसके बाद आता है दोस्तों 17। तो 17 इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया, यानी छुआछूत है ना, यानी अनटचेबिलिटी है, उसको खत्म कर दिया गया। यानी छुआछूत को किसमें समाप्त किया गया, अनुच्छेद 17 में। ये हमारा मौलिक अधिकार है, किसी भी व्यक्ति को भेदभाव के आधार पर किसी से भी भेदभाव आप नहीं कर सकते, जो समाप्त कर दिया गया। अब अगला है कि इसी में 1955 में नागरिक संरक्षण अधिनियम आया, और अस्पृश्यता को लेकर ही, जैसे कि अभी आप पढ़ रहे होंगे कि अभी आप सुने होंगे कि जब कोरोना काल आया तो इसमें छुआछूत कितना बढ़ गया था, तो ये 17 कहता है। लेकिन एक ऐसी बीमारी है, महामारी थी, तो इसके कारण एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। उसके अलावा दोस्तों नागरिक संरक्षण अधिनियम अस्पृश्यता के लिए आया था 1955 में, फिर उसके बाद 1989 ईस्वी में इसको और सशक्त कर दिया गया, ठीक है। यानी अस्पृश्यता के लिए और ज्यादा इसमें सशक्त कानून बना दिया गया 89 में। अब आता है 18। तो देखिए 18 याद कैसे रखता है, उपाधियों का अंत, यानी आप किसी प्रकार को उपाधि लेते हैं ना तो इसमें अंत कर दिया गया, ठीक है। यानी आप अगर जैसे पहले पढ़े होंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर सर की उपाधि, नाइटहुड की उपाधि, उसके बाद राय बहादुर की उपाधि, ठीक है, ये बहुत सारी उपाधियां पहले लोग लेता था। तो ये जितनी उपाधियां हैं ना इसमें समाप्त कर दिया गया, जैसे कि किसमें, अनुच्छेद 18 में, ठीक है। इसमें कुछ अपवाद है, अगर आप शिक्षा से संबंधित कोई ले रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर है तो उसको प्रोफेसर लगा सकता है, ठीक है। जैसे डॉक्टर है कोई तो डॉक्टर ए कुमार ये लगाता है, प्रोफेसर है तो प्रोफेसर ए ऐसे लगता है। तो शिक्षा से संबंधित, फिर साथ ही में सेना से, जैसे कि मान लीजिए कि कोई सेना से संबंधित है तो उन लोग को भी कोई उपाधि मिल रहा है तो इससे बाहर रखा गया। साथ में हमारा राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे कि पद्म पुरस्कार है तो ये अगर मिल रहा है तो इसको भी बाहर रखा गया। तो या आप बाद में हमारे याद रखिएगा, शिक्षा, सेना, साथ में जो हमारा नागरिक पुरस्कार है ये। देखिए अगर कोई व्यक्ति विदेश में या चाहे कहीं भी अगर पुरस्कार लेता है तो बिना राष्ट्रपति के सलाह पर कोई भी पुरस्कार नहीं ले सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, वो बिना राष्ट्रपति के सलाह पर आप कोई भी पुरस्कार नहीं ले सकते हैं जिसमें उपाधियों यानी टाइटल का अंत किया गया है अनुच्छेद 18 में।
उसके अलावा आप याद रखिएगा कि इसमें कुछ बातें हैं, जैसे कि ये हमारा आप पढ़े होंगे कि मोरारजी देसाई जो थे उनको निशान पाकिस्तान पुरस्कार दिया गया, तो उन्होंने बिना राष्ट्रपति की सलाह पर पुरस्कार नहीं ले सकते, ये तो बात बता दी है। अब आता है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार, मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिए अब हमने समानता का अधिकार पढ़ लिया अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, ठीक है। आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा, आप इसको नोट ऑन भी करते चलिए। अब आता है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 है। कहां तक है? 19 से 22। अनुच्छेद 19 जो है इसमें 7 तरह की स्वतंत्रता दी गई थी। अनुच्छेद 19 में 7 तरह की स्वतंत्रता दी गई थी, लेकिन एक स्वतंत्रता जो संपत्ति के अधिकार है इसको हटाकर कानूनी अधिकार कर दिया गया। आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अरे इसमें भी अनुच्छेद 19 में भी संपत्ति का अधिकार है, साथ में हमने मौलिक अधिकार भी 7 था तो उसमें से भी एक हटाकर संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया। ये कौन सा संपत्ति का अधिकार है? वहां भी एक संपत्ति का अधिकार है, यहाँ भी संपत्ति के एक अधिकार। तो दोस्त याद रखिएगा, ये जो हमारा संपत्ति का अधिकार कर रहा है ना 19 वाला, ये हमारा जो है पब्लिक है, यानी इसमें जो पब्लिक है यानी जो आप करते हैं, जैसे कि आप जो खुद लेते हैं, ठीक है, आपका जो होता है ना मतलब निजी जो संपत्ति होती है ना उस, ये हमारा अनुच्छेद 19 के एक। लेकिन जो हमारा आर्टिकल 31 जो हम पढ़ेंगे कि संपत्ति का अधिकार जो 7वां हम लोग पढ़ते हैं कि 7 मौलिक अधिकारों में से, और ये तो स्वतंत्रता वाला में ना 19 वाला में, तो यह निजी था यानी अपना था। लेकिन जो हमारा वो मौलिक अधिकार 7 में से 6 कर दिया गया, तो उसमें याद रखिएगा खानदानी यानी जो नहीं था ना, जैसे कि पैतृक जो था ना उसको समाप्त किया गया। तब पैतृक याद रखिएगा 31 वाला, और 19F वाला याद रखिएगा। क्या 19F वाला आप याद रखिएगा, ये जो हम लोग जो निजी होता है, ठीक है। अब देखिए हम पढ़े स्वतंत्रता का अधिकार में 7 था, तो अब 6 हो गया है। 40वां संविधान संशोधन 1978 के अंदर संपत्ति को हटा दिया गया। अब पहला हमारे इसमें आता है दोस्तों अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये बहुत समझने वाली है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हम कह दिए, अभिव्यक्ति मेरा आप पढ़े होंगे कि प्रस्तावना में उसमें भी 5 तरह की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना, उसमें भी अभिव्यक्ति था प्रस्तावना में, यहाँ भी अभिव्यक्ति है। तो ये पूछता है क्वेश्चन कि जो हमारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है कहाँ कहाँ उल्लेखित है, तो आप याद रखिएगा प्रस्तावना में भी और मौलिक अधिकार में भी। तो ये कह रहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, भाषण देने की स्वतंत्रता। तो देखिए इसमें कुछ केस याद रखना है। देखिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए एक एसपी गुप्ता थे, उन्होंने एसपी गुप्ता भारत संघ ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए एक केस किए थे। जैसे कि अगर आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में बहुत चीज आ जाता है, इसमें जो अनुच्छेद 19 है ना, आप 19 से पढ़िएगा तो इसमें सबसे पहले तो आपको एक याद रखना है आरटीआई यानी सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी सूचना का अधिकार जो है ये भी हमारा अनुच्छेद 19 में ही मिलता है। खैर इसमें कहीं भी आर्टिकल में उल्लेखित नहीं है, लेकिन यह आता है, ठीक है। इसके अलावा आप मौन रहने की स्वतंत्रता, आपको मन है तो मौन रह जाइए। जैसे कि कोई व्यक्ति मर जाता है तो हम लोग 2 मिनट शांत रहते हैं, तो यह मौन होने की स्वतंत्रता 19 के एक में 19 से, ठीक है। इसके अलावा मीडिया यानी मीडिया जब बोलता है, मीडिया को जो स्वतंत्रता दी गई है वो भी 19 में ही है, ठीक है, 19 के 1 के 1 में, ठीक है। उसके अलावा हमारा आता है क्या आता है पुतला जलाने के लिए, यानी अगर पुतला जला रहे हैं तो आपको 19 में ही है। साथ में हमारा झंडा, देखिए झंडा जैसे कि आप पढ़े होंगे कि 2002 एक देता है, उसके बाद 2004 से सभी लोगों को अधिकार दे दिए गए कि आप झंडा फहराइए। देखिए एक नवीन जिंदल केस है, आप देखिए नवीन जिंदल एक व्यक्ति है जो कि जिंदल कंपनी ये गोदरेज वगैरह से बनाते हैं, तो ये नवीन जिंदल जी अपना झंडा पे अपने कंपनी पे झंडा फहराए थे, तो इनके लिए 2002 में केस हो गया, ठीक है। तो इन्हीं के साथ झंडा का जो अधिकार है नहीं, झंडा फहराने के लिए जो अधिकार दिया गया वो भी 19 के 1 में है। यह किस केस के दौरान? नवीन जिंदल केस। नवीन जिंदल केस बहुत इंपॉर्टेंट, नवीन जिंदल केस किससे रिलेटेड है? झंडा, यानी अपने निजी भवनों पर, अपने घरों पर झंडा फहराने से जो स्वतंत्रता दी गई थी, ये हमारा नवीन जिंदल है। उसके अलावा आप याद रखिएगा दोस्त
जो हम लोग नेट चलाते हैं इंटरनेट, ये भी 19 में ही आता है, ठीक है। इंटरनेट चलाने की स्वतंत्रता भी 19 में ही आता है। देखिए आपको कहीं के इंटरनेट वाले 21 भी देगा, ठीक है, इंटरनेट नेट चलाना 21 भी देता है। तो आप याद रखिएगा आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन जो कि हमारा कब लागू हुआ था, 12 अक्टूबर 2005 ईस्वी को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 12 अक्टूबर 2005 ईस्वी को आरटीआई लागू हुआ था। तो ये हमने देख लिया कि अभिव्यक्ति एवं बोलने की स्वतंत्रता किस में है, 19 के 1 में। तो 19 को भी 7 भागों में बांटा गया। तो पहले तो आप देख लिए कि अगर आपको स्ट्रिक्ट होना है, मजबूत होना है, तो आप बोलने को सीखिए। यानी आप में अगर मान लीजिए कि कोई भी चीज है तो आप मौन है, तो मौन रहने से क्या फायदा, तो आप अगर बोलिएगा नहीं तो कोई जानेगा कैसे। तो यही सबसे पहले आप बोलिए, कहीं आप कुछ अपना मन आपके मन में जो है या व्यक्तिगत कुछ है तो किसी के सामने प्रकट करिए, तब तो आपको कोई जानेगा। तो सबसे पहले आता है व्यक्ति की स्वतंत्रता, फिर आता है शांतिपूर्ण बिना हथियार एकत्रित होने की व्यवस्था। यानी आप अगर बोल रहे हैं तो आप चाहिए कि हम किसी को क्यों नहीं शांतिपूर्ण, यानी आप हथियार मत रखिए, आप हथियार मत रखिए, हथियार ना रख के आप क्या किए कि सबको बुलाकर आप एक जगह एकत्रित हो जाइए। यानी अगर आप बोल रहे हैं तो लोग आपको जानेगा, तो सोचिएगा कि हम उसके साथ एकत्रित हुए, आप लोगों को एकत्रित कर सकते हैं। तो सबसे पहले अभिव्यक्ति, फिर उसके बाद बिना हथियार लिए एकत्रित होने की स्वतंत्रता, ठीक है, एकत्रित। उसके बाद आता है दोस्तों, अगर आप एक जगह एकत्रित हो रहे हैं तो आपको लगेगा कि क्यों ना हम लोगों को एक साथ इकट्ठा करके और सभी के साथ क्यों ना हम संस्था बनाए, संघ बनाए, कि एक ही अगर संस्था बनाए तो सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट कर लेंगे, सभी लोग उसमें शामिल हो जाएंगे। तो वहीं आता है 19 के 3 संघ एवं संस्था बनाने की। उसके बाद 19 के 4 आता है दोस्तों, 19 के 4 आता है देश के किसी भी क्षेत्र में घूमने की स्वतंत्रता। अगर आप मान लीजिए कि संघ बना लिए तो आप तो एक जगह नहीं बैठे रहिएगा, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको तो घूमना पड़ेगा। तो संघ बना लिए तो घूमिएगा। तो यही कहता है अनुच्छेद 19 के 4 कि देश के किसी भी क्षेत्र में घूमने की स्वतंत्रता। ऐसा नहीं है कि कुछ इसमें है, आप जो हम बाद में देखेंगे। तो आप देश के किसी भी क्षेत्र में घूमने की स्वतंत्रता। उसके अलावा 5 आता है कि देश के किसी भी क्षेत्र में निवास या बसने की स्वतंत्रता। आप घूम रहे हैं तो आपको मन किया कि क्यों ना हम इस क्षेत्र में बस जाए। ये पहले आता था अपवाद में जम्मू कश्मीर, ठीक है, लेकिन अब तो जम्मू कश्मीर यूटी बन गया, केंद्र शासित प्रदेश बन गया, तो वहां भी सभी लोगों को अनुमति मिल गई। तो यही 19 के हमारा 5 कहता है कि देश के किसी भी क्षेत्र में बसने या निवास करने की स्वतंत्रता। और 19 के एफ जो है हमारा दोस्तों, जो 6 था, इसी को तो हटाकर संपत्ति का अधिकार, जो निजी अधिकार जो था उसको हटाकर क्या कर दिया गया, कहाँ रख दिया गया, अनुच्छेद 300 में उसको कानूनी अधिकार कर दिया गया। देखिए मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार में ही है ना कि कानून के तहत प्रदत्त अधिकार को ही कानूनी अधिकार कहते हैं, और उसको मतलब सरकार छीन सकती है, लेकिन मौलिक अधिकार को कोई नहीं छीन सकता है, ठीक है। अगर कोई छीनता है तो हम सीधे कहाँ पहुंचेंगे, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। तो ये हमारा हो गया 6 समझ गए। और 7 व्यापार वाणिज्य एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। अगर आप कहीं बस जा रहे हैं तो आपको क्या करना है कि हम कहीं है तो हमको क्या करना है कि व्यापार करना है, हमारा मन कर दे कि हम क्यों नहीं यहीं पे अपने एक फैक्ट्री स्थापित कर दे, घर बना दे, कुछ भी नया चीज शुरू कर दे, तो आपको उसके लिए व्यापार करिएगा, वाणिज्य करिएगा, ठीक है। तो देखिए 19 में जो 6 है कैसे याद रखिएगा। सबसे पहले तो आपको मजबूती होकर बोलना पड़ेगा, यानी अभिव्यक्ति, यानी मेरा व्यक्तिगत है कि मैं बोलूं, ठीक है। तो अभिव्यक्ति बोलने की स्वतंत्रता 1। उसके बाद मतलब बिना हथियार लिए शांतिपूर्ण एकत्रित होने की स्वतंत्रता है, यानी आप चाहिएगा कि हम कुछ लोगों को एकत्रित करें, तो ये 2 में। अब 3 है कि अगर किसी को एकत्रित कर लिए आप, तो आप चाहिएगा कि हम क्यों ना सभा या संस्था बनाए, तो 19 के 3, यानी एक जगह हो गए तो हम संस्था बना लिए तो मेरा मन किया कि हम क्यों ना यहाँ से हटे, तो आप क्या किए कि यहाँ से घूमने चले गए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 4। अगर हम घूमने कहीं चले गए तो हमारा मन किया कि क्यों ना हम यहाँ पे बस जाए, तो आपका ये होता है 5, यानी किस देश के किसी भी क्षेत्र में घूमने 4, देश के किसी भी क्षेत्र में निवास 5। उसके बाद 6 कहता है, 6 जो हमारा संपत्ति, अगर हम निवास कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ पैसा आ गया, संपत्ति आ गया, तो आप संपत्ति आ गया, 19
19 का कि क्यों ना हम क्या करें कि सब आपको याद हो गया कि सबसे पहले अभिव्यक्ति, दूसरा का हमारा शांतिपूर्ण हत्या, तीसरा का संघ एवं संस्था, चौथा हमारा देश के किसी भी क्षेत्र में, और पांचवा है देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने, और छठा है हमारा संपत्ति जो कि हट गया, लेकिन संपत्ति आ गया तो हम व्यापार कर लिए। ठीक है, अब इसमें हमने समझा दिया था कि आपको बता दे कि अगर ये सब चीज है तो आप इसमें एकता एवं अखंडता को, अगर किसी व्यक्ति की एकता एवं अखंडता नष्ट होती है तो यह गलत है। मान लीजिए कि आप किसी दूसरे जगह गए और वहां पे किसी और लोगों की संस्था है, अगर कोई संस्था स्थापित किया, आप चाहिए कि उसकी एकता एवं अखंडता हम उस संस्था के समाप्त कर दें, तो यह गलत है। इसके अलावा हमारा क्या है, लोक कल्याण, लोगों को भी कल्याणकारी सोचना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा विदेशी संस्था, यानी आप विदेशी जो संबंध है, विदेशी संबंध भी इसके तहत बरकरार रहना चाहिए। अगर दूसरे क्षेत्र में आप जाते हैं मान लीजिए, तो उसके संबंध को भी बरकरार रखना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अपराधी, यानी अगर आप कहीं जा रहे हैं तो वहां आपराधिक मामले भी मना बढ़ाइए। ठीक है, तो अगर कहीं गए आप वहां पे और अपराध बढ़ गया तो ये भी गलत है। तो ये सभी चीज इसमें क्या है, ये व्यवस्था करता है कि ये आप इस सब को ध्यान रखें। ठीक है, अब आता है दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 20। देखिए अनुच्छेद 20 जो होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए इसमें क्या कहा गया है कि अपराधों के संबंध में दोष सिद्ध होने पर संरक्षण, यानी अगर आप अपराध कर रहे हैं, आपको दोष सिद्ध हो जा रहा है, तो आपको इसमें क्या किस प्रकार क्या क्या दिया गया है। देखिए सबसे पहला कि व्यक्ति को, अगर आप अपराधी घोषित हो गए हैं, दोष आप पे सिद्ध हो चुका है, तो तीन बातें हैं। देखिए इसमें तीसरा का जो बात है ना, यह प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है, यूपीएससी के एग्जाम में यह पूछ चुका है। क्या, सबसे पहला कि एक व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति है तो उसको एक अपराध के लिए एक दंड दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति है तो उसको एक अपराध के लिए एक दंड। ठीक है, ऐसा नहीं कि अभी हमको दंड मिल गया फिर उसके बाद लाए और जेल में डाल दिए फिर उसको दंडित किए, तो यह गलत है। उसके अलावा 2 कहता है कि अपराध के समय जो हमारा कानून है ना, उसी के तहत किसी को भी दंड दिया जाएगा। अगर हम इस समय मान लीजिए कि आज कितना तारीख है, 21 मार्च है। ठीक है, तो 21 मार्च को अगर आप अपराध कर रहे हैं तो 21 मार्च को जो कानून है उसी के तहत आपको क्या मिलेगी, सजा मिलेगी, ना कि जो पहले कानून बन गया वो और ना ही बाद में कानून बन गया उसकी तहत सजा मिलेगी। ऐसा नहीं है, यानी अभी जो कानून है जब अपराध किए वही इसी के तहत हमको सजा मिलेगी। तो यह 2 कहता है। और 3 कहता है कि व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी अगर कोई व्यक्ति है, अपराधी है, तो उस व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध, यानी स्वयं के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो यह पूछ चुका है जो हमने बता दिया। देखिए यहाँ पे एक और बात, आप यहाँ एक और बात नोट करिएगा कि अनुच्छेद 20 और 21 एक ऐसा है जो आपातकाल के दौरान भी मतलब समाप्त नहीं होता है। यानी अनुच्छेद 20 और 21 किसी भी परिस्थिति में समाप्त नहीं होता है। यह कहा गया अनुच्छेद 359 में। देखिए अनुच्छेद 358 कहता है कि देश में अगर आपातकाल लागू हो तो अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर जितने भी अनुच्छेद है सभी स्वतः समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, कौन कहता है, 358। 359 कहता है कि अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल के दौरान भी बना रहेगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 20 और 21 वाला, तो 20 देख लिए अपराध के लिए दोष सिद्ध होने पर। तो देखिए अगर आप आपातकाल है, आपातकाल के दौरान आप कहा कि अपराध कर दिए, ठीक है, तो अपराध कर दिए, तो ऐसा थोड़ी है कि आपको उस समय दंड नहीं मिलेगा, इसीलिए तो इसको बरकरार रखा गया है। अब आता है दोस्त अनुच्छेद 21, सबसे इंपॉर्टेंट अगर कहा जाए, जैसे कि हम लोग अनुच्छेद 32 को पढ़ते हैं। देखिए मौलिक अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो सब इंपॉर्टेंट है, आपको पूरी तरह से जानना पड़ेगा। देखिए अनुच्छेद 21 में क्या कहता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी जो हमारा प्राण है और दैहिक स्वतंत्रता है, यानी जो हमारा प्राइवेसी है, पर्सनल जो हमको लिबर्टी है, यानी पर्सनल जो हमको स्वतंत्रता है, वो इसमें अनुच्छेद 21 में दिया गया है। इसके तहत कुछ बातें आपको याद रखना है। सबसे पहले कि इसमें एक निजता का अधिकार भी शब्द पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि किस अनुच्छेद में निजता का अधिकार वर्णन किया गया है, क्योंकि ये नया नवीनतम है,
तो अनुच्छेद 21 में, तो इसमें क्या क्या बात है? सबसे पहले तो पर्यावरण की सुरक्षा। अनुच्छेद 21 में ही कहा गया है कि पर्यावरण की सुरक्षा करना हम लोग का, अगर मान लीजिए कि हम व्यक्ति हैं तो हमको प्राण बनाए रखना है, तो हमको बनाए रखना है तो हमको तो पर्यावरण की रक्षा करना पड़ेगा। उसके अलावा दोस्तों कहता है कि स्वास्थ्य, जैसे कि आप पढ़े होंगे, सुने होंगे कि स्वास्थ्य यानी हम किसी भी सरकारी अस्पताल में, गवर्नमेंट अस्पताल में इलाज के लिए जाते हैं, बड़े बड़े कोई भी बीमारी हो जाता है तो वहाँ पे हम लोग को स्वास्थ्य सुविधा मिलती है निःशुल्क। तो वही कहता है अनुच्छेद 21 में कि स्वास्थ्य भी आपका मौलिक अधिकार है। उसके अलावा दोस्तों चिकित्सक सहायता, जैसे कि आप अभी पढ़े होंगे कि देश में हमारा क्या चल रहा है, कोरोना महामारी चल रहा है। तो कोरोना महामारी के दौरान क्या हुआ कि सरकार ने सभी को निःशुल्क टीकाकरण लगाया, यानी टीका लगाया। तो निःशुल्क टीकाकरण यही हमारा चिकित्सक सहायता के अंतर्गत आता है। उसके अलावा दोस्तों हमारा अच्छी सड़क, आप चाहते हैं कि हमको अच्छी सड़क मिले, तो ये भी हमारा अनुच्छेद 21 में आता है। उसके अलावा दोस्तों हमारा फांसी को विलंब करना, यानी फांसी की सजा को अगर विलंब किया जाता है तो ये भी अनुच्छेद 21 में ही आता है, क्योंकि यही है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी हमको प्राण को बनाए रखना है। तो फांसी क्या है, अगर किसी को फांसी दे दी तो मर जाएगा, तो यही फांसी की सजा जो बात कही गई है ये भी अनुच्छेद 21 में भी है। उसके अलावा जीने का अधिकार, देखिए ये याद रखना है कि जीने के लिए आपको तो सबसे पहले पानी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा हमको आवास चाहिए, पर्यावरण चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, तो यही बात हुआ जीने का अधिकार। एक और बात, मरने का अधिकार जो हमारा राइट टू, हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन आप पढ़िएगा कि हमारा एक बात होता है, अरुणा शाह बाना एक मुंबई की महिला थी, जैसे कि कोमा में चले जाना, कोमा में चली गई थी, तो उनको लगभग बहुत दिनों से कोमा में थी वो, तो कोमा में होने के कारण अगर किसी को मरने का अधिकार अगर दे दिया जाए तो व्यक्ति मर सकता है। तो ये इसमें भी बात कहा गया, देखिए जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 में है, लेकिन मरने का अधिकार कहीं भी उल्लेखित नहीं है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति को मान लीजिए कि अब कोमा में है तो वहां पे जीना ना जीना तो कोई फर्क नहीं है। तो वही कहा कि ऐसी परिस्थिति जब आएगी तो इसके लिए कानून बनेगा, ठीक है। तो ये आपका याद रखिएगा। उसके अलावा दोस्तों इसमें बहुत याद रखना है निजता का अधिकार से संबंधित आपका एक आएगा विदेशी यात्रा। देखिए विदेश यात्रा के संबंध में एक केस आता है मेनका गांधी केस। यह संजय गांधी की पत्नी है, जो कि आप पढ़े होंगे राजीव गांधी के भाई थे। तो मेनका गांधी जब विदेश जा रही थी तो इनके पासपोर्ट को बैन कर दिया गया, ठीक है। तो इन्होंने क्या कि कोर्ट में केस कर दी कि हमको विदेश जाने के क्यों रोका जा रहा है। तो ये मेनका गांधी जो आती है, विदेश यात्रा का जो उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 21 में ही मिलता है। किस केस के तहत? मेनका गांधी केस के तहत, याद रखिएगा। उसके अलावा आपको आता है दोस्त, याद रखिएगा एक और बात इसमें कि बुट्टा स्वामी केस। देखिए बुट्टा स्वामी केस मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी हमारा आता है किस में? अनुच्छेद 21 में ही। ये इसमें एक और आधार कार्ड से भी संबंधित है। ये बुट्टा स्वामी केस जो है ये अनुच्छेद 21 से ही संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा अब दोस्तों एक देखिएगा हमारे MC मेहता। MC मेहता पर्यावरणविद है, यानी पर्यावरणविद व्यक्ति है, ठीक है। तो ये जो MC मेहता है जिसे हमने पर्यावरण की सुरक्षा देखा है, इसी के तहत आप पढ़िएगा कि देश में NGT की स्थापना हुई, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, यानी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, यानी न्याय प्राधिकरण भी देता है, ठीक है। तो याद रखिए कि NGT की स्थापना 2010 में किया गया। इसके तहत पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अनुच्छेद 21 में इसका वर्णन किया गया NGT के, ठीक है। तो इसी से संबंधित है MC मेहता, जो कि हमारा पर्यावरण से संबंधित व्यक्ति हैं। तो इसमें 3 व्यक्ति को आया गया, एक तो मेनका गांधी केस जो विदेश यात्रा, बुट्टा स्वामी केस ये भी हमारे इसी से संबंधित है, ठीक है। उसके अलावा आता है दोस्तों MC मेहता पर्यावरण से संबंधित, ये हमारा अनुच्छेद 21 है। अनुच्छेद 21 का यानी अनुच्छेद 21 का कैपिटल A जो कि बाद में जोड़ा गया है, ये एक आता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। अगर कोई व्यक्ति 6 से 14 वर्ष है कोई बच्चा, तो उसको सरकार क्या करेगी? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देगी, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए ये पहले क्या था कि राज्य के नीति निदेशक तत्व में था अनुच्छेद 45 में, लेकिन इसको क्या किया गया कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा वहां से हटाकर मौलिक अधिकार कर दिया गया। यानी यह व्यक्ति का मौलिक अधिकार होगा कि अगर हमको 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रहा है तो आप इसके लिए न्यायालय जा
सकते हैं, इस पे आप का मौलिक यानी अधिकार है आपको ये प्राप्त करना, ठीक है। तो कब जोड़ा गया? 600 संशोधन 2002 के द्वारा। इसी से संबंधित एक व्यक्ति है एम.एन. वेंकट चलैया। देखिए एम.एन. वेंकट चलैया जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों का जो अनिवार्य शिक्षा है, यह मौलिक अधिकार 21 में जोड़ा गया, इससे यह व्यक्ति संबंधित है। देखिए ये आप वीडियो देखे होंगे ना, तो आपको जितने भी, क्योंकि हम लोग जब यूपी दरोगा का एग्जाम दिए थे तो उसमें ये हम लोग को रटना पड़ता था, ये सब रटना पड़ता था कि ये कौन सा केस है, ये कौन सा केस है, किससे संबंधित है। तो आप अगर रिलेट करके पढ़ते हैं ना तो आप कैसे ही याद हो जाएगा। और पूछा भी जाता है, जैसे कि बुट्टा स्वामी पूछा गया, मेनका गांधी पूछा गया, ठीक है। अब आता है दोस्तों अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संबंध में संरक्षण, यानी कुछ दशाओं में व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण किया जाएगा। देखिए अनुच्छेद 20 और 21 में बहुत कंफ्यूजन होता है, सॉरी अनुच्छेद 20 और 22 में। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अपराध के संबंध में दोष सिद्धि, यानी अगर, और ये हमारा 22 कहता है गिरफ्तारी। तो यार दिमाग में नहीं आता है कि 20 में अपराध है, 20 में, क्योंकि दोनों कानून से संबंधित है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप याद कैसे रखिएगा, सबसे पहले तो आपको ये अपराध करिएगा तभी ना गिरफ्तार होइएगा। तो आप 20 में अपराध करिए, 22 में गिरफ्तार हो जाइए। तो वही कह रहा है 20 में अपराध करना और 22 में गिरफ्तार हो जाना। तो वही कह रहे 22 में कुछ दशाओं गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, इसमें भी 3 बातें दी गई है, इसमें भी 3 बातें दी गई। इसमें 3 बातें क्या दी गई है? देखिए सबसे पहला है कि अगर कोई व्यक्ति को आप गिरफ्तार करते हैं तो उसको 24 घंटे के अंदर, यानी अगर आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना है तो 24 घंटे के अंदर आने जाने के समय को छोड़कर, ठीक है, यानी 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी यानी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। अब देखिए आने जाने का समय छोड़कर क्यों किया जाता है? अगर आप मान लीजिए कि जा रहे हैं लेके, बीच में ट्रैफिक जाम, मतलब जाम हो गया, तो अब जाम हो गया तो 4 घंटा आने जाने में लग गया। तो यही कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार कर रहे हैं तो आपको उसको 24 घंटे के अंदर आने जाने समय को छोड़कर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। एक और कहता है कि हिरासत में अगर किसी को आप ले रहे हैं, अगर किसी को गिरफ्तार कर रहे हैं तो आपको उसको आपको लेने का कारण बताना पड़ेगा कि हम गिरफ्तार किस कारण से किए। तीसरा का आता है कि अपने उस व्यक्ति को मनपसंद, अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार है तो उस व्यक्ति को अपने मनपसंद वकील से सलाह लेने, ठीक है, और उसके केस को संचालित करने का अधिकार है, ठीक है। तो याद रखिएगा 22। आज हम स्वतंत्रता के अधिकार को देख लिए दोस्त, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। देखिए थोड़ा सा बोर्ड प्रॉब्लम है क्योंकि इस पे साफ नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा मार्कर प्रॉब्लम भी है, तो थोड़ा इसको आप क्या करिए, क्वालिटी बढ़ा के देखिए दोस्त। अगर आप सभी को अच्छा लगा होगा तो प्लीज दोस्त शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। इसके आगे हम और वीडियो इसका पूरा लाएंगे, ठीक है। आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।